हेलो अमिगोस, कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 2 उसका लेक्चर नंबर 2 और वैसे जो भी लेक्चर हमारा चल रहा हो। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था हमने जब हम पिछली बार मिले थे। हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक आइडिया, एलियंस क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसका जो आइडिया आ रहा था वो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से आ रहा था। ध्यान रखिए कि आपको चीज़ें पढ़नी नहीं है, मतलब ये पढ़ना है इसीलिए पढ़नी है, नहीं। असल दुनिया में कोई ना कोई उसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा होगा जिसका रेट्रोस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट लेकर के हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछली बार ये बात जानी कि आखिर क्यों एलियन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके कई सारे पहलू हैं, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें से एक आर्ग्यूमेंट जो केवल और केवल एक 11वीं क्लास का बच्चा जिसके पास बायोलॉजी है वही समझ सकता है, उसको हमने डिस्कस किया। आप किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सेल्स का भी अंदाज़ा नहीं है कि सेल नामक कोई चिड़िया होती है या सेल क्या होता है, और वो व्यक्ति को अगर आप एलियन की वीडियो दिखाएंगे तो उसके दिमाग में कभी वो आर्ग्यूमेंट आएगा ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भैया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कितना ज़्यादा लीस्ट फेवरेबल आउटकम है, जो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम है, और जो हुआ तो अर्थ जैसे मोस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट में भी वो एक ही बार हुआ इतने सालों के बीच में। आज हम वहाँ से एक कदम आगे चलते हुए बैक्टीरिया के ऊपर थोड़ा जिक्र करेंगे। वैसे तो घुमा फिरा करके एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ही हम बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ से दूसरे पर्टिकुलर चीज़ पे, लेकिन जब वो और ज़्यादा डिटेल का डिस्कशन तब कर लेंगे जब बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा हम बनवाएंगे। तो मैं ये बता दूंगा कि जितने भी ऑर्गेनल एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आए ही कैसे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो इसके अंदर में भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर में भी होता है, और जेनेटिक मटेरियल आपका यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर में भी होता है। तो लेकिन जो प्रोटिस्टा है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कवरिंग है, वो जो कवरिंग है वो भी 4 लिपिड की लेयर है, तो वहाँ पर आई कैसे। इस तरीके से हर एक ऑर्गेनल का ऑरिजिन स्टोरी आपको बता दी जाएगी या हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट, आई एम नॉट टीचिंग, यू आर जस्ट एन्जॉइंग द कॉन्वर्सेशन, आई गेस। खैर, तो आज जो कोशिश करेंगे, जो जिक्र करें वो बैक्टीरिया के ऊपर करेंगे कि बैक्टीरिया, पहले तो यही बात याद कर लेंगे भाई, देखिए बैक्टीरिया जो शब्द है वो बहुवचन है और जो बैक्टीरियम है वो है आपका एक वचन। आप इसके अंदर में कहीं भी ले सकते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, हाँ। और तो IUM जबकि फ्लैजिला, फ्लैजिलम, तो IUM लगना मतलब वो सिंगुलर है। बैक्टीरियम जो है सिंगुलर है, बैक्टीरियाज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी, लेकिन और इस बात पे किताबें भी लिखी गई, लेकिन साइंस तो इसी बात की पैरवी करता है ना कि भाई नए एविडेंसेस की रोशनी में आप अपने पुराने ख्यालातों को मॉडिफाई करेंगे। इट इज़ नॉट कि पुराने ख्यालात बिल्कुल बर्बाद थे, नहीं, दे सर्व्ड अस वेल। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें कुछ शुरुआती चीज़ें समझने का मौका दिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग पिछले से थोड़ी सी और बेहतर हुई। तो इसके अंदर में जब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम, जो जानकारी हमें मिलती है, जिस जानकारी की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरे पुराने लेक्चर्स में भी आपको ये बात मिल जाएगी कि किस तरीके से एक हमारे शरीर, हमारा खुद का जो पूरा शरीर है वो सेल्स का बना हुआ है। अब ये अकेले हम तो है नहीं, हमको बनाने के लिए एक तो यूकैरियोटिक सेल तो लगी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल भी हैं। हमारा स्कैल्प हो, वहाँ पर भर भर के फंगस है, तो फंगस स्किन पे, बैक्टीरिया, हमारे इस हाथ के जो बैक्टीरिया हैं वो इस हाथ के बैक्टीरिया से अलग हैं, दोनों पर अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया डोमिनेट कर रहे हैं। हमारा पूरा गट का सिस्टम जो है वहाँ तो भर भर के बैक्टीरिया हैं। हमारे शरीर का 50% इम्यून सिस्टम हमारे गट लाइनिंग की रक्षा करता है। तो आप सोचेंगे यार 50% मतलब हमारे बाकी शरीर को केवल 50% इम्यून सिस्टम अवेलेबल है, तो फिर उसकी भी रीजनिंग करेंगे। देखिए भाई, आप ऐसे ना सोचें कि मेरे के हर जगह 10-10% दे दिया जाए, वो इक्वालिटी नहीं होगी। पिछली दफ़ा हमने इक्वालिटी का भी जिक्र किया था। देखिए क्या है कि पेट की जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो 7-8-9 मीटर तक जा सकता है, और 9 मीटर के अंदर में भी मेन आइडिया है वही सरफेस एरिया का।
तो सबसे पहले आप देखिए कि फोल्ड होते हैं, फिर उसके ऊपर रुगे होते हैं, फिर उसके ऊपर विलाई होती है, फिर उसके ऊपर माइक्रो विलाई होती है। तो जो सरफेस एरिया है वो अथाह है। इतने बड़े सरफेस एरिया से किसी भी बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के किसी टॉक्सिन का अंदर जाना काफ़ी आसान है। तो इसलिए इतने बड़े सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपना 50% इम्यून सिस्टम गट पे रखना ही पड़ेगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रखना ही पड़ेगा। अब भले से ये पूरी जानकारी आपको एक लाइन में मिल सकती है कि मॉल्ट जो होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो 50% होता है और ये नीट का क्वेश्चन भी है। लेकिन काहे को रट्टा लगाना, यहाँ पर भैया जानकारी देखी, हम तो मज़े लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट से हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से कि गट इतनी सी लाइन है, मतलब जो एलिमेंट्री किनारे लगेगा कि यहाँ माउथ है, वहाँ एनस है, और बस इतने के बीच में 50% इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है। फिर आप इसको देखेंगे कि नहीं भैया 9 मीटर की लाइन है, और 9 मीटर के अंदर में भी फिर सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर 50% इम्यून सिस्टम लग ही जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोम मतलब कि कई सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं जहाँ पे, और वो पूरा का पूरा अपना इकोसिस्टम सा उन्होंने बना लिया है। तो वो हमारे गट के अंदर में हमारा माइक्रोब जो है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, और उसको कहते हैं माइक्रोबायोम। इसके कुछ एडवांस्ड केसेस आपको यहाँ तक देखने के लिए मिलेंगे कि देखिए कि हम अकेले खुद नहीं हैं। पहले मैं कि 10% ऐसा लगता था हमें कि पहले की जो कैलकुलेशंस थी, जो मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि, और किताबें भी लिखी गई, किताब का नाम था 10% ह्यूमन। ऐसा इसलिए कहा गया कि हमारी जो नंबर ऑफ़ सेल्स अगर आप कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ़ सेल्स में अगर आप 100 सेल के बने हुए हैं टोटल, तो ये समझ लीजिए कि 100 सेल में से 90 सेल तो जो है वो फंगस और बैक्टीरिया हैं, केवल और केवल, जो आपके शरीर के ऊपर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, अगर नंबर ऑफ़ सेल अगर आप उठाएंगे तो 90% जो है वो आपको बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल्स मिलेंगी, और 10% ह्यूमंस की जो है वो सेल्स मिलेंगी। लेकिन फिर बाद में ये कैलकुलेशन को और ज़्यादा रिवाइज़ किया गया, तो आज की तारीख में जो हम कह पाते हैं वो लगभग बराबर कह पाते हैं, 50-50 का रेशियो है लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक। वही है कि भाई आप 10 से अब 50 की तरफ जा रहे हैं हम। तो बैक्टीरिया को इतना आसान ना समझें, मतलब आसान ना समझे से मतलब है, ज़रा कुछ बढ़िया बढ़िया केसेस डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के, जो आपकी आम ज़िंदगी में जो लेटेस्ट रिसर्च में आए हुए हैं, वो जो मेरे ख़्याल में आते हैं अभी। पहले के आप वो लोग जो पतले होना चाहते हैं, ये बाहर की दुनिया में क्या है कि हम लोगों को ट्रांसप्लांट करने की जुगत बैठा रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति का माइक्रोबायोम कि गट में से कुछ बैक्टीरिया निकाल करके दूसरे व्यक्ति को लगाया जा सकता है क्या। और जब हमने ऐसा करके देखा तो हमने पाया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। आपको शायद लगता होगा कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, इतना ही खा पाता हूँ। कुछ लोग हैं भैया मैं जब तक वैसे भर ना जाए मैं तब तक खाता रहता हूँ। और क्या किया गया, जो पतला व्यक्ति था बिल्कुल, उसका माइक्रोबायोम निकाला गया, और जो मोटा वाला व्यक्ति है उसमें ज़रा लगा दिया गया, तो पता चला कि वो मोटा वाला व्यक्ति भी अब ठीक से खा नहीं पा रहा, उसे लग रहा है कि भाई मुझे अब ज़्यादा नहीं खाना है। तो जब व्यक्ति वेट लूज़ कर रहा है तो उसके अंदर में भी माइक्रोबायोम का कितना बड़ा रोल हो सकता है वो हम देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वो हमारा जो आदान प्रदान है, हमारी जो को एग्जिस्टेंस है बैक्टीरिया के साथ, वो केवल और केवल इतनी नहीं है, क्योंकि शुरुआती मायनों में ऐसा लगता है कि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया हैं हम उन्हें खाना दे देते हैं, बदले में वो हमें 2-3 चीज़ें दे देते हैं, जिसमें से 2-3 चीज़ें ये प्रमुख हैं कि किसी बुरे बैक्टीरिया को वो ग्रो नहीं करने देंगे, अच्छे बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा कि वो विटामिन के या विटामिन B12 ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जो कि आम खाना जो हम खाते हैं उसके अंदर में वो चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। तो लगता है कि अच्छा ठीक है बाई डायरेक्शनल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये हमें कुछ दे देता है, हम इसको बदले में कुछ दे देते हैं। लेकिन इतना आसान है नहीं, है ना। मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो की जा सकती होंगी। हमारे बिहेवियर तक को जो हमारा गट माइक्रोबायोम है वो डिसाइड करता है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं करता है, लेकिन उसका भी रोल है अपने आप में। ये समझिए कि
हमने देखा कि जब दो व्यक्तियों के बीच में हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम मिलाते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब कि इनके जैसे ब्लड आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वैसे इनके टिश्यू आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी कैलकुलेट किया जाता है। और ये देखा गया कि वो लोग जिनमें पहले एक दूसरे का माइक्रोबायोम आदान प्रदान करवा दिया गया था, उन लोगों के अंदर में जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो कम हुआ। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मुझे अपनी किडनी देता है तो इस बात की संभावना रहती है कि मेरा इम्यून सिस्टम उस किडनी को बाहर का मान करके उसको खा के ख़त्म कर सकता है। इस बात को बचाने के लिए क्या करना बेहतर है कि पहले जिस व्यक्ति से मैं किडनी ले रहा हूँ उसका माइक्रोबायोम भी पहले मुझे दिया जाए, पहले मैं एक्लेमेटाइज़ हो जाऊँ, वैसा सा एनवायरनमेंट बन जाए, और उसके बाद भले से आप ये पूछ सकते हैं सवाल, यार वो तो पेट के अंदर में है और किडनी जो है वो आप शरीर के अंदर में डाल रहे हैं, जबकि हमारे पेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो शरीर के अंदर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। उसके बावजूद हम ये ऑब्जर्वेशंस देख पा रहे हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है, जो किडनी है वो कम रिजेक्ट हो रही है जब आप बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, तो बैक्टीरिया अब दिमाग में आते ही, एक कॉमर्स या आर्ट साइड का जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में बैक्टीरिया शब्द आते ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन जाता है कि यार बैक्टीरिया तो बुरे होते हैं, बैक्टीरिया से तो इन्फेक्शन होता है। गलत नहीं है, लेकिन ये समझिए जिस तरीके से अगर आपके घर के आसपास 4-5 तरीके के पड़ोसी हैं और 4-5 तरीके के पड़ोसी हैं तो आपकी इंटरेक्शन उनसे अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक पड़ोसी से आप कुछ ज़्यादा ही व्यवहार रख सकते हैं कि अगर कोई चीज़, अगर चाबी दे के जानी है तो उसी को दे कर के जाएंगे, नहीं दे के, और कुछ खाना वाना है तो उस व्यक्ति के यहाँ खाएंगे। एक व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो रखी हो, एक व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप इनडिफरेंट हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे सामने वाले घर में वो रहते थे, उनको आपको पता भी नहीं चला। जिस तरीके से ये सारे के सारे इंटरेक्शन आपके आम ज़िंदगी के अंदर में पॉसिबल हो पाते हैं, वैसे ही जितने भी तरीके के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर में, उनसे भी हमारा वास्ता जो है कुछ इसी तरीके का पड़ता है कि ज़्यादातर से तो हम इंडिफरेंट हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया जो कोई प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसका असर हम पर तो उतना होने वाला है नहीं। मतलब ऐसे सारे कॉम्बिनेशन, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे देखने के लिए कि एक है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एक है जो आप दोनों मिल करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर से आप इंडिफरेंट ही रहते हैं। तो जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस ज़ीरो, माइनस ज़ीरो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के साथ हम एग्जिस्टेंस में हैं। अभी जो परिप्रेक्ष्य, जो कंटेक्चुअल आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं वो ह्यूमन के परिप्रेक्ष्य में बैक्टीरिया को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की खुद की अपनी एग्जिस्टेंस है। देखिए, चूँकि इंसान जो है बड़ा सेल्फिश है, और सेल्फिश होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। यू कैन नॉट डू एनी सेल्फलेस डीड। किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते जो आपके लिए अच्छा ना हो, भले से वो आप अपने बच्चों को रेज़ करना हो, चाहे वो किसी की मतलब त्याग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो कभी और डिस्कस करेंगे कि त्याग जैसी कोई चीज़ क्यों नहीं होती है। तो सेल्फिश होना अच्छा है, बट क्या है सेल्फिश होना, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हम सेल्फिश हैं, इसलिए जो परिप्रेक्ष्य है वो हमारे कंटेक्चुअल में ज़्यादा रहेगा, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो कि किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में हमने इंसान को जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत थी और वो नहीं बना पा रहा था, उन प्रोटीन्स को हमने बैक्टीरिया से बनवाया। इंसुलिन जिसका एग्जाम्पल है। इंसान जो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है, जो कि अपने क्रॉप्स के ऊपर छिड़कता है, जिसकी वजह से अनवांटेड पेस्ट, वीड, अनवांटेड प्लांट उसके आपके डिज़ायर्ड पौधे के आसपास नहीं ग्रो करते हैं, तो वो भी आपको इस तरीके से हेल्प करे। तो हम जिस भी तरीके से हेल्प ले सकते हैं बैक्टीरिया से, हम उस तरीके की हेल्प लेते हैं। यहाँ तक कि हमने बैक्टीरिया से जो तेल को डाइजेस्ट करना हो वो करवा लिया, हमने बैक्टीरिया से जो थर्मस एक्वेटिकस PCR मशीन के लिए निकलवाना था वो निकलवा लिया, हमने जो है बिजली के सर्किट्स बनवा दिए बैक्टीरिया से। सोचिए जो रिसर्च है वो तो चलती जाएगी ना भाई आगे, कि हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल इंसानी कामों के लिए और किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया का ज़िक्र NCERT में दिया है वो दिया है कुछ इस तरीके से कि अगर हम 5 किंगडम वाली बात माने, क्योंकि NCERT 5 किंगडम वाली बात को ज़्यादा मानती है बनिस्बत के 3 डोमेन वाली बात,
तो 5 किंगडम के अंदर में जो मोनेरा किंगडम है उसी के अंदर में एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को रखा हुआ है। लेकिन बस आप ये बात याद रखें कि जो बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया है ये दोनों एक दूसरे से अथाह अलग हैं, अथाह अलग हैं। छोटा मोटा अलग नहीं है। छोटा मोटा अलग होते तो एक दूसरे के उनको अलग किंगडम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कार्ल बोस को, और दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। वो पूरे के पूरे एलियन हैं जो हमारे बीच में रह रहे हैं। मतलब वो मेल नहीं खाते हैं, ना तो बैक्टीरिया से मेल खाते हैं पूरी तरह, ना तो हमसे मेल खाते हैं पूरी तरह। आज हम जिक्र करेंगे कि आखिर क्या है जो ऐसा हो गया कि हमने पहले दिमाग जब लगाया था तो हमने कहा कि भाई जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम एक डब्बे में डाल देंगे और उस डब्बे का जो नामकरण हो जाएगा वो है मोनेरा। ऐसा क्या हुआ कि ये बात ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल हो गई कि वो डब्बे के ऊपर जो सारे अंदर उसके अंदर में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको एक डब्बे में नहीं रखा जा सकता, 2 डब्बे ही बनाए जाएंगे। एक डब्बे का नाम होगा बैक्टीरिया और दूसरे डब्बे का नाम होगा आर्के बैक्टीरिया या आर्किया। तो हुआ यूँ कि देखिए कि एक प्रॉपर्टी लड़ाई देख लेते हैं, है ना, स्टोरी की फॉर्म में सुन लेते हैं, वो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से याद रहे। कि ये समझिए कि हम वही बात कर रहे हैं जो कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 1 इन्हीं लेक्चर सीरीज़ के अंदर में मैंने आपको बताया था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर में अलग अलग माले हैं, अलग अलग मंजिलें हैं। उन मंजिलों पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स भी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स के अंदर में आप गए और वहाँ पर स्टाफ रूम था। स्टाफ रूम के अंदर में आज आए हैं, एंट्री ली है कार्ल बोस भाई साहब ने। कार्ल बोस भाई साहब जैसे ही घुसे तो अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे। तो कार्ल बोस भाई साहब बोले कि देखो ऐसा है कि तुम लोगों ने जो है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने जो है ये बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को दोनों को एक साथ में रखा हुआ है। बोले कि हाँ सर बिल्कुल एक साथ में रखा हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बोले कि आपने अच्छा कोई तो बेसिस लिया होगा जिसके बेसिस पर आपने इन दोनों को साथ में रखा। हाँ सर दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, क्या बात कर रहे हैं, दोनों को तो एक ही कैटेगरी में जाना था। बोले कि अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने केवल और केवल ये तो चेक किया कि दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, दोनों के पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल किसी भी तरीके से इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो आपने इसके अलावा और क्या चीज़ें चेक की हैं? बोले कि सर और तो नहीं किया चेक। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो चेक करो। बोले कि सर क्या चेक करें? बोले चलो ऐसा करो, पहले तो ये चेक करो कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज चेक करो ज़रा। तो चेक किए गए तो पता चला कि जो बैक्टीरिया है उसमें केवल एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, और जो आर्के बैक्टीरिया उसमें एक से ज़्यादा तरीके के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। और यूकैरियोट जो कि हम हैं, हम में भी एक से ज़्यादा तरीके के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। बोले कि ये तो भैया यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा मेल खा रहा है इस वाले टॉप पॉइंट पे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, और चीज़ें डिस्कस करते हैं। बोले कि ये दिखाओ कि सेल वॉल इसकी किसकी बनी हुई है। बोले कि सर सेल वॉल तो बैक्टीरिया में, मतलब कुछ एक जो सर्टेन सेक्शन है, जो बैक्टीरिया वाला सेक्शन है, उसमें जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और इसके अंदर में जो है वो सूडोम्यूरिन की बनी हुई है। बोले कि यार ये तो सेल वॉल भी इनके साथ मेल नहीं खा रही। बोले अच्छा। बोले ऐसा करो लिपिड चेक करो, जो इनकी जो फॉस्फोलिपिड वगैरह जो हैं, जैसे हमें फॉस्फोलिपिड वगैरह होती है, इनके अंदर में क्या है। बोले कि सर इनके अंदर में लिपिड तो है, लेकिन जैसे हमारी लिपिड बनती है ना कि ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जोड़ दो तो आपका एस्टर लिंकेज बनता है, इनमें तो एस्टर लिंकेज है ही नहीं, इनमें तो ईथर लिंकेज है। ये सारी चीज़ें क्या हैं वो धीरे धीरे वक्त के साथ क्लियर होंगी, लेकिन अभी आप ये समझिए कि भाई ये केवल और केवल न्यूक्लियस है कि नहीं उसके बेसिस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दसों चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कि भाई ये बताइए कि जो आपके डीएनए है, तो डीएनए के अंदर में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कि स्प्लाइसिंग और कैपिंग, टेलिंग। मतलब डीएनए से जब आप डीएनए का क्या काम है? डीएनए का काम है कि आपको वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब वो प्रोटीन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो बैक्टीरिया में तो यही काम हो रहा है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में ये काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए की कटाई छटाई होती है, फिर जा कर के उस कटाई छटाई वाले आरएनए से हम डीएनए प्रोटीन बनवाते हैं। और अजीब बात यह है कि ये काम हम में हो रहा है। तो मतलब जब हम पूरी की पूरी लिस्ट लेकर के बैठे
तो आर्के बैक्टीरिया में इतने ज़्यादा फंक्शन थे जो कि यूकैरियोटिक सेल से मेल खा रहे थे, और इस वजह से हमने जो है आर्के बैक्टीरिया को बहुत अच्छा रहा कि बैक्टीरिया वाला जो खाना है उससे निकाल करके हमने उसको अलग किया गया, क्योंकि वो आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों सेम है नहीं। तो ये कहानी रही किसकी कि भैया क्यों आपके सबसे पहले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का जिक्र जो है इतने अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। फिर जो बैक्टीरिया का सेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि देखिए दुनिया के अंदर में आपको लगता होगा कि ये जो सांस आप ले रहे हैं ये आप कहते हैं पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, लेकिन भाई जो ऑक्सीजन आज की तारीख में इस धरती पर अवेलेबल है उसमें से 50% ही है जो कि इतने बड़े बड़े प्लांट ने वो ऑक्सीजन बनाई है। 50% ऑक्सीजन बैक्टीरिया दे रहा है जो कि ओशियन में है। ओशियन में यहाँ पर आप बैठे जो सांस ले रहे हैं, आपने जो सांस ली है उसमें से 50% ऑक्सीजन प्लांट ने दी ही नहीं है। 50% ऑक्सीजन जो है वो आपका लगभग समुद्र से आ रही है, और समुद्र में जो ज़्यादातर ऑक्सीजन है उसको बनाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, जो कि क्या है, जो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी अच्छा खासा उत्तरदायी है आपकी सांसों में ऑक्सीजन घोलने के लिए, बताइए। और दुनिया में पेटेंट बट रहे थे कि भैया अलग अलग, आप जानते हैं कि देखिए किसी भी चीज़ के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। आपका प्रोड्यूसर का होना अनिवार्य है कि भैया वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, फिर उसके बाद आपके कंज्यूमर्स होते हैं जो उसको खाएंगे, और फिर उसके बाद आपके डीकम्पोजर्स होते हैं। लेकिन दुनिया में आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन। आज की तारीख में 70% से भी ज़्यादा है। तो जो 70% नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, फिर भी हम अपना नाइट्रोजन का जुगाड़ खुद नहीं कर सकते इंसान। हम अपना नाइट्रोजन लेते हैं किससे? प्लांट से। और दिमाग ख़राब करने वाली बात यह है कि प्लांट भी अपना नाइट्रोजन का जुगाड़ नहीं कर सकता। और ध्यान से सुनिए, कोई भी प्लांट अपना नाइट्रोजन का जुगाड़ खुद नहीं कर सकता। नाइट्रोजन को केवल और केवल फिक्स करने की जो कुव्वत है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर नाइट्रोजन को फिक्स करने की ताकत है तो वो है बैक्टीरिया। खत्म, फुल स्टॉप। तो ये कहानी रही कि भैया बैक्टीरिया जो है वो आपके नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया जो अब भी कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा टेंडर, इतना कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गैस है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ना तो बैक्टीरिया हाथ लगा सकते उसे, न तो प्लांट हाथ लगा सकते, ना फंगस हाथ लगा सकते, ना एनिमल हाथ लगा सकते। हाथ लगा के दिखाओ, किसी के पास है ही नहीं वो एंजाइम, और एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। अभी जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये केवल और केवल बैक्टीरिया के पास मौजूद है, और वही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम इतना पुराना है कि जब दुनिया में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम थी, तब से ये एंजाइम इस दुनिया में अवेलेबल है। और इसी प्रॉब्लम के कारण जब वक्त आगे बढ़ा और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 20% से जब ऊपर पहुंची, तब ये ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा नाइट्रोजन लीनियर है, ऑक्सीजन इस तरीके से लीनियर है। देखने में दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम सा प्रतीत होता है। और यही वजह है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो नाइट्रोजन से चिपका करता था। अब पहले ऑक्सीजन ही कम थी तो ऑक्सीजन परेशान नहीं करा करती थी, लेकिन फिर आज की तारीख में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ नाइट्रोजन चिपकता है वहाँ ऑक्सीजन भी चिपक जाता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को नाइट्रोजन को फिक्स करने से परेशान करता है। ऑक्सीजन हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के आसपास नहीं भटकना चाहिए, और इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, नॉस्टॉक एनाबीना एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और सेल्स दी गई हैं कि एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ऐसे लड़ी सी बनी हुई है एक सेल की। और उसमें से बीच बीच में कुछ सेल हैं जिनको नाम दिया गया है हेट्रोसिस्ट। वो हेट्रोसिस्ट है ही एक जुगाड़ कि एक कमरा बना दिया गया है जहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाया जा रहा है, लेकिन
वहाँ पर मेक श्योर किया जा रहा है कि नाइट्रोजन तो घुसे लेकिन ऑक्सीजन वहाँ आसपास न भटके, तो ताकि उसमें ऑक्सीजन आसपास न रहे और केवल नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सके। यही काम आपका राइजोबियम भी करता है। वहाँ पर ऑक्सीजन परेशान करती है तो लेग हीमोग्लोबिन नामक एक चीज़ होती है जो ऑक्सीजन को पकड़ लेती है, ताकि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को फिक्स कर पाए। बॉटम लाइन यह है कि बैक्टीरिया ने अलग अलग जुगाड़ निकालने शुरू किए कि ऑक्सीजन परेशान न कर पाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन परेशान करेगी तो नाइट्रोजन फिक्स ठीक से नहीं हो पाती है। तो एक जो आयाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का है बैक्टीरिया की दुनिया के अंदर में। फिर इसके बाद एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो सबसे छोटा है। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा क्या होता है, हमारे लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको प्लूरल शब्द जहाँ पे आ जाएगा वहाँ मतलब शब्द का हमारे लंग से लेना देना है। ये समझिए कि जैसे हेपा जो शब्द होता है उसके हेपेटोसाइट, हेपेटोब्लास्ट, ये सब जो है लिवर से उसका लेना देना है। न्यूरो का मतलब दिमाग से कुछ लेना देना होगा, है ना। तो उसी तरीके से प्लूरो शब्द जब आता है तो उसका लेना देना लंग्स से होता है। तो प्लूरल निमोनिया कहाँ होता है, लंग्स में ही तो होता है। प्लूरल फ्लूइड में हो रहा है, प्लूरल फ्लूइड में से निकाला गया था उसको, उन कैटल्स में से निकाला गया था जिनको निमोनिया हो रखा था। तो प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म है। तो उसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा भी बोल देते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाता है वो। उसके बाद सेल वॉल भी नहीं होती है। और जाहिर सी बात है फिर आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि भैया बैक्टीरिया जो है डिजीज़ तो कॉज करते ही हैं, चाहे वो आपका विब्रियो कॉलेरा कर रहा हो, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी आपको टिटनेस कॉज कर रहा हो, है ना। तो ये डिजीज़ की लिस्ट भी आपको एक हल्की सी दी हुई है। वो केवल एग्जाम्पल है कि आप जानते हैं कि आपके आसपास जो डिजीज़ ज़्यादातर आप फेस करते हैं वो या तो बैक्टीरियल या तो वायरल होती हैं, और उनमें से भी बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो लेते हैं उसका एक कोर्स दिया जाता है, उस कोर्स को ज़रूर से पूरा करें, क्योंकि अगर आप उस कोर्स को पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो लाइलाज हो जाएगा, वो बैक्टीरिया सुपर बग बन जाएगा। आइए इसकी भी एक थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में टीबी फैल रहा है। आज की तारीख में भारत में बहुत ही ज़्यादा लोग टीबी से मरते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तब आई कि जब लोगों को बोला कि भैया चलो सरकार फ्री में इलाज करा रही है टीबी का, ले लो दवाई। तो होता यूँ था कि लोगों को जब खांसी होती थी, टीबी डिटेक्ट होता था, लोगों को दवाइयाँ दी जाती थी, लेकिन लोगों की जैसे ही खांसी बंद हो जाती थी लोग आना बंद कर देते थे। बोले कौन ही जाए, काम धंधे पे ध्यान देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको पूरा कोर्स कराया जाता है। अगर आपको 6 महीने के लिए दवा खानी है टीबी के लिए तो आपको 6 महीने दवा खानी पड़ेगी। 2 महीने के बाद हो सकता है आपकी खांसी बंद हो जाए, फिर भी आपको 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके शरीर में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मार दिया जाए, अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है। लेकिन वही है कि 2-3 महीनों के बाद में जब लोगों की खांसी बंद हो जाती थी तो लोग बोल देते थे कि ठीक है अब तो खांसी बंद हो गई, क्या करना, दवाई लेकर के छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया एक जन्म ले लेते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा आसान भाषा में कन्वर्ट करूँ, कि वो बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं जो बैक्टीरिया आप जो दवाई खा रहे थे फिर उससे नहीं मरेंगे, और नहीं मरेंगे तो अब ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते जाएंगे आपके शरीर में, जो अगली बार जब आपको टीबी होगा तो वो उन बैक्टीरिया की वजह से होगा, क्योंकि आपने कोर्स पूरा किया नहीं और कुछ बैक्टीरिया बच गए और वो बैक्टीरिया और ज़्यादा खतरनाक थे। तो अब आप जो है बैक्टीरिया आपने ऑलमोस्ट अपनी टीबी को लाइलाज कर लिया है। और जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं डॉट्स, जो टीबी का जो आता है ना, ऐड आता है कि भाई आप ना अमिताभ बच्चन की आवाज़ खुद ब खुद आ गई कि अपना कोर्स ज़रूर पूरा करें, वरना आपकी जो टीबी है वो लाइलाज हो सकती है। वो लाइलाज का मतलब यही है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा, सुपर बग बन जाएगा, फिर आपका कि हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं है, फिर आपका मरना तय हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी आप मरेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का जब भी आपको रिकमेंड की जाए तो आप उसका कोर्स ज़रूर पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म करें। और एंटीबायोटिक आती हैं तो 2 तरीके की आती हैं, एक को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। आप जाते हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास और डॉक्टर टेस्ट वेस्ट न लिख करके 10 रुपये की दवाई, 10 रुपये की पर्ची लेकर के आपको बस
एक एंटीबायोटिक देता है, वो एंटीबायोटिक जो दे रहा है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसने टेस्ट नहीं किया है कि भैया किस तरीके का जो पेट दर्द है वो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है। लेकिन फिर अब आप एक जगह जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर 500 से 800 रुपये फ़ीस लेता है, 2000 रुपये के टेस्ट लिखता है और फिर उसके बाद इतनी सटीक जो है दवाई देता है। कोशिश करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे भी डॉक्टर मिल जाएंगे आपको जो फिर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिख रहे होंगे, क्योंकि भारत में सभी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बेहतरीन तरीके का इलाज संभव है तो वो चरम लेवल इलाज का क्या है, वो यही है कि आप सबसे पहले मरीज के जो है टेस्ट करवाएं, देखें कि वो किस तरीके के बैक्टीरिया से जो है ग्रसित है, और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ क्या कोई स्पेसिफिक टाइप की दवा आती है। फिर उस दवा को भी बहुत कम मात्रा में दे करके धीरे धीरे डोज बढ़ा करके उसका पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया जाता है, फिर जा कर के उसका इलाज किया जाता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडिया के अंदर में। तो इंडिया के अंदर में हम वही चाहते हैं कि भैया आज दवाई दो, कल काम पे जाना है। तो अपने लोगों की ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की पूरे महीने की कमाई ही 10,000 रुपये है और उसको पूरा घर चलाना है, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आप उस 2,000 रुपये का आप टेस्ट करवा लेंगे और 500 रुपये की दवा खिला लेंगे और 800 रुपये डॉक्टर की फ़ीस में दिलवा देंगे, तो वो तो हो नहीं पाएगा ना दोस्त। तो ये रहता है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया का और ज़िक्र करें तो ठीक है, बैक्टीरिया का जो ज़िक्र है वो हम आज इतना ही रखते हैं। अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो फिर हम ज़िक्र करेंगे किसका, बैक्टीरिया से जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो किस तरीके से बन रही है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हमारे एक ऑर्गेनेल का जो है ज़िक्र कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।